मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका महामन एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों आज हम लोग इतिहास यानी कि हिस्ट्री में थोड़ा डीप डाउन करेंगे। और आज हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी कि आपको मैंने बताया रखा है ऑलरेडी कि हिस्ट्री मेनली आपको, अगर मैं बात करूँ इंडियन हिस्ट्री की बात करूँ, वैसे तो आप हिस्ट्री का मतलब जान लीजिए इतिहास। और इतिहास यानी हमारा जो पास्ट है, जो हमारा पहले का रह चुका है, ठीक। तो इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बच्चों को देखा जाए तो तीन चीज़ें हैं। क्या है? सबसे पहले एंशियंट है, ठीक। दूसरा क्या है बच्चों? मिडाइवल है। और तीसरा क्या है बच्चा पार्टी? मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक। तो बच्चों अगर हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री हमारी कहाँ से चालू होती है? आईवीसी से, इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है। और कहाँ तक चलती है? इस्लामिक इन्वेजन के पहले तक, ठीक। जब तक से इस्लामिक इन्वेजन नहीं हो रहा होता है तब तक से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री चलती है। मिडाइवल हिस्ट्री बच्चों वही इस्लामिक इन्वेजन से स्टार्ट होती है कि जब आपको क्या कहते हैं, जब तुर्क के और वहाँ से आपको क्या कहते हैं जितने भी इन्वेडर्स हैं आते हैं, वहाँ से चालू होती है। फिर दिल्ली सल्तनत फॉर्म होता है, फिर और भी चीज़ें हो रही होती है। उसमें राजपूतों का होता है, भक्ति सूफी ट्रेडिशन में चल रहा होता है। आपने देखा होगा कि उसी टाइम पे मुगल्स आते हैं, और मुगल्स का जब डिक्लाइन स्टार्ट होता है और ब्रिटिश आना स्टार्ट होते हैं और मराठा उसमें पीक पे होते हैं, तो उसमें हमारी मॉडर्न हिस्ट्री चालू होती है। और मॉडर्न हिस्ट्री बच्चों 1947 तक रहती है, आज़ादी तक। उसके बाद बच्चों हमारा क्या चालू हो जाता है? हमारा कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स चालू हो जाता है। मतलब कि समकालीन का जो भारत का इतिहास है वो आप क्या कहते हैं 1947 से लेके जो अभी तक प्रेजेंट चल रहा है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एंशिएंट कुछ और है, मिडाइवल कुछ और है, मॉडर्न कुछ और है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट से बच्चों 2-3 क्वेश्चन CUET, CDS, CHS, जितनी भी अलग अलग आपको NTA के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें बताऊँ उन्हें आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या आता है ये देख लीजिए, हम लोग मेनली टाइमलाइन से लेंगे। सबसे पहले क्या आता है? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री विटनेस द राइज ऑफ मल्टीपल डायनेस्टीज। आपको पता होगा बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टीज बनी थी, ठीक। डेट शेप्ड इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लैंडस्केप, ठीक। आपको हर जितने भी आपको क्या कहते हैं किंगडम रहे उनकी अपनी अपनी क्या कहते हैं पॉलिटिकल जर्नी रही होगी, ठीक। उनके अचीवमेंट्स रहे होंगे, कुशाना पीरियड का अलग रहा होगा, ठीक। आपको क्या कहते हैं गुप्ता पीरियड में अलग चीज़ रही होंगी, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अलग हुई होगी, बहुत सारे अलग अलग करके टैरिफ होंगे, बहुत अलग किस्म के पॉलिसीज होंगे जो अलग अलग किंगडम में आए होंगे, ठीक। एंड कल्चरल लैंडस्केप, ठीक। डायनेस्टीज रूल स्पेसिफिक रीजन्स वेयर एज एम्पायर्स ऑफन एक्सपेंडेड बियॉन्ड देयर कोर टेरिटरीज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। जितने ही बच्चों डायनेस्टीज थी वो क्या एक कोर प्लेस, अगर राजपूत से हैं तो मेवाड़ी रीजन या फिर राजस्थान के कुछ रीजन या फिर गुजरात का कुछ रीजन पे वो कवर किए रहे थे। वही एम्पायर्स जो होते थे जैसे मुगल एम्पायर वगैरह, इनका हमेशा मन क्या था? एक्सपैंड करने का। जैसे आपको पता होगा कि औरंगजेब चाहता था कि पूरे भारत पे उसका पूरा राज हो, और बस एक दक्कन, जो दक्कन का एरिया था जो मराठाओं के अंडर था और ऊपर राजपूत से तो उसने संधि उंधी कर रखी थी, ठीक, उसको कवर कर रहा था। उसको कवर ना करने के कारण वो मराठाओं के पीछे पड़ गया, ठीक। तो हमेशा बच्चों जो एम्पायर्स होते थे उनकी जो डायनेस्टीज मतलब एम्पायर्स जो होते थे वो ऑल ओवर इंडिया पे, और उस समय इंडिया मतलब यही इंडिया नहीं, आप देख लीजिए उस समय अखंड भारत कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक। तो हमारा पाकिस्तान वगैरह भी हमारे पास था, बांग्लादेश भी हमारे पास था, और अफगानिस्तान काबुल कांधार तक। कांधार जो एक जगह है आपको अफगानिस्तान में, आपको बता दूं ये कांधार जो शब्द है वो गांधार से आया है। और गांधारी आपको पता होगा, अगर आप लोग महाभारत को पढ़े होंगे सुने होंगे तो वहीं से ओरिजिन हुआ है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। पीरियड कहाँ से हम लोग कवर करेंगे बच्चों? बच्चा पार्टी 1500 BCE से लगभग 200 CE तक। अगर बच्चों आपको ये BCE और CE नहीं आता तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि जैसे आप लोग मैथ्स में आप लोग टेबल पढ़ते हैं ना, वो आप लोग टेबल पढ़ते हैं, वैसे इसमें भी है। देखिए CE का मतलब बच्चों क्या होता है? कॉमन एरा। BCE का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। अगर ये मान लीजिए एक लाइन है, अगर मैं बोलता हूं कि 1 BCE, ठीक, और 1 CE, इधर जब हम लोग जाते हैं BCE में जाते हैं तो जितना हमारा ईयर बड़ा होगा उतना वो हमसे दूर होगा। अगर बोलते हैं वो 5 BCE में जन्म लिया था यानी कि
वो पहले जन्म लिया था एज कम्पेयर टू 3 BCE। जबकि सीई में हम लोग बच्चों बात करेंगे बच्चा पार्टी, तो अगर हम बोलेंगे कि कोई 1 CE में जन्म लिया है और कोई 5 CE में जन्म लिया है तो उसमें बड़ा कौन है? 1 CE वाला। ठीक है बच्चों, ये नंबर लाइन की तरह आपका है जो इंटीजर्स अगर आप लोग पढ़ते होंगे, तो जितना बड़ा होगा नेगेटिव वो क्या कहते हैं छोटा होगा असल मायने में। अगर -50 -2 में ज़्यादा बड़ा कौन है? तो -2 ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक, ये आपका नेगेटिव इंटीजर है और इधर पॉजिटिव इंटीजर, वैसे ही इसका खेल है। ठीक है बच्चा पार्टी, हम लोग आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, सबसे पहले बच्चों हम लोग अर्ली किंगडम्स को देखेंगे और जनपद्स को, मेनली इसमें हम लोग बच्चों पार्टी वैदिक एज की बात करेंगे। ठीक, जब हमारे चारों वेद आ गए थे। ठीक, और क्या क्या उस समय एक सर्कमस्टेंसेस थे, ईयर, मेनली बच्चों पार्टी हम लोग ईयर स्पेसिफिक देखेंगे और कुछ टर्म्स थे उनको देखेंगे। ठीक, द वैदिक एज सॉ द राइज ऑफ द स्मॉल किंगडम्स कॉल्ड जनपद्स। ठीक बच्चों, और महाजनपद। बच्चों महाजनपद और जनपद में अंतर है, जैसे कि अभी आप लोग देखते होंगे कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी से कॉन्सेप्ट है, वैसे ही उस समय भी महाजनपद और जनपद का कॉन्सेप्ट था। बच्चों महाजनपद टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें से कुछ कौन से? मगध, कोशाला, अवंती और वत्सा। बच्चों मगध आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैपिटल किसका था? हमारे मौर्यन एम्पायर का। उन्होंने ही इसको अपना कैपिटल बनाया था। और मगध आपको पता होगा कि जो वर्तमान में बिहार का एरिया है वही। ठीक बच्चों, और बता दूं कि दुनिया का पहला रिपब्लिक स्टेट दुनिया का पहला कौन सा था? आपको मगध एम्पायर में ही, मगध में ही जो क्या कहते हैं आपको एम्पायर बना था मौर्यन एम्पायर, वही दुनिया का पहला रिपब्लिक स्टेट भी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बच्चों मेनली जो महाजनपद का आपको नंबर याद रखना है। ठीक, टोटल 16 महाजनपद है, पर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 16 को याद रखना। कुछ कुछ याद रख लीजिए, मगध है, कोशाला है, अवंती है, वत्सा है, वैशाली है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद से। ठीक है बच्चों, और कुछ जनपद हुआ करते थे, जनपद उनसे छोटे साइज में होते थे। ये मेनली क्यों हुआ बच्चों? मेनली एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़िया करने के लिए। अगर हम चीज़ों को कॉन्सोलिडेट करके बांटे करें तो उसमें क्या होगा? रूल करने में आसानी होगी। ठीक, और महाजनपद जो भी थे बच्चे, वो याद रखिएगा हमेशा किसी बड़े नदी के किनारे बसे होंगे, क्योंकि जो नदियां हैं, ज्योग्राफी इक्वल्स टू ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इक्वल्स टू डेवलपमेंट। ज्योग्राफी जहाँ की बढ़िया होगी, जहाँ की टेरेन अच्छी होगी, जहाँ पे नदियाँ वगैरह होगी, वहाँ पे क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो सकता है और डेवलपमेंट भी होते रहेगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चा पार्टी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मौर्यन एम्पायर राइज कैसे हुआ 321 से 185 BC के बीच में। बच्चों मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता होगा, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ठीक, इस्टेब्लिश सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने ही सेलुलस को हराया था, एक ग्रीक जनरल था अलेक्जेंडर का, एंड साइंड अ पीस ट्रीटी, इस्टेब्लिश स्पाइस सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। ठीक, और इनको चंद्रगुप्त मौर्य को किसके साथ मिलता है? चाणक्य का। चाणक्य यानी कौटिल्य, आपको पता होगा कि चाणक्य की वजह से ही चंद्रगुप्त मौर्य जो आए थे उन्होंने इसका स्थापना किया था। ठीक, अर्थशास्त्र भी आपको पता होगा चाणक्य ने लिखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक, ये देख लीजिए आपको मौर्यन एम्पायर में, अगर मैं आपको सब कुछ समझाऊँ तो अच्छे से, तो देखिए ये मेन कैपिटल है आपको क्या कहते हैं, यहाँ स्टार मार्क है, ये पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में जो पटना है। ठीक, ये पाटलिपुत्र आपका इसका कैपिटल था। ठीक है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं इनके लिए। ठीक, आपको देखिएगा बहुत सारे इंस्क्रिप्शन भी यहाँ से मिले हैं। ये तक्षशिला है, ये सागल तक्षशिला आप तो पाकिस्तान में, दिल्ली है, बैरात है, मथुरा है, गुजरा है। ठीक, वाराणसी है, वाराणसी में तो आपको पता है सारनाथ में अशोका, मॉडर्न एम्पायर के लास्ट रूलर जो थे अशोका वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हुम? गौतम बुद्धा या फिर सिद्धार्थ जो हम लोग कहते हैं, जिनको आपको पता होगा बच्चों कि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था और वो 29 साल की उम्र में संन्यास ले लिए थे। और उनको जो क्या कहते हैं परम जो कहते हैं इनलाइटमेंट है या फिर जो मोस्ट क्या कहते हैं सबसे सीक्रेट नॉलेज है, वो कहाँ मिला था? बोधि ट्री के नीचे, जो कि कहाँ है? बोध गया में। कहाँ मिला था बच्चा पार्टी? बोध गया में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने अपना पहला लेसन कहाँ दिया था? 16 सरमन्स के साथ सारनाथ में। इसीलिए अगर आप मैप को देख पा रहे होंगे तो यहाँ लिखा होगा पिलर एडिक्ट और पिलर्स ऑफ अशोका कहाँ मिले थे? एक तो आपको बच्चों पार्टी सारनाथ में मिले थे, दूसरा सांची में। ये कहते हैं ना कि सारनाथ में इनका स्तूप है और सांची में इनका स्तूप है। ठीक, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारनाथ और सांची। अशोका का अगर एम्पायर में, सॉरी मॉडर्न एम्पायर में अशोका इनके लास्ट रूलर थे। और मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय
गौतम बुद्ध, उन्होंने ही, इनका एक बहुत आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है 12th में भी, कि किस मैसेज को, जो धम्मा का मैसेज है, जो धम्मा का मैसेज है वो उन्होंने स्प्रेड किया था। ठीक है बच्चा पार्टी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाराणसी और सांची आप लोग याद रखिएगा, सो सारनाथ और सांची। आगे बढ़ते बच्चों, ठीक। अब हम अशोका उनके कंट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। द कलिंगा वॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ये कलिंगा वॉर के बाद ही जब उन्होंने देखा कि यार इतना, जब कलिंगा वॉर के बाद वॉर में बच्चों बहुत ब्लडशेड हुआ था, बहुत लोग मरे थे, तब अशोका को रियलाइज हुआ कि इतना ब्लडशेड किस काम का, मतलब मैं राजा हूँ फिर भी मुझे एक सुकून या फिर जो कहते हैं ना पीस नहीं रहता। तो उसके बाद उनको रियलाइज हुआ, उन्होंने किसको अडॉप्ट किया, अडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड स्प्रेड इट्स टीचिंग अक्रॉस इंडिया एंड बियॉन्ड, ठीक। अशोका ने, पहली बार अशोका ऐसे रूलर थे जो रॉक्स इंस्क्रिप्शन का यूज करते थे, ठीक। धम्मा के मैसेज को फैलाने के लिए रॉक्स पे उसको गुदवाते थे और उसको स्प्रेड करते थे। रॉक्स एंड पिलर इंस्क्रिप्शन प्रमोटिंग नॉन वायलेंस, क्या क्या धम्मा में था बच्चों, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस एंड मोरल वैल्यूज, ठीक। फाउंड इन इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक। बिल्ड स्तूपा, सांची स्तूपा, मोनेस्ट्रीज एंड रेस्ट हाउस फॉर ट्रैवलर्स, ठीक है बच्चों। ये रहा अशोका का ईयर याद रख लीजिएगा, 273 से 232 BCE, ठीक है बच्चों। अब क्यों डिक्लाइन हुआ, तो एक तो अशोका के बाद तो सब वीक सक्सेसर थे और ओवर इम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, ठीक, लीडिंग टू मिलिट्री डिक्लाइन। बच्चों जब आप लोग कोई भी रूलर ज़्यादा इम्फेसिस करने लगे नॉन वायलेंस पे, तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन परिप्रेक्ष्य में या फिर इंडियन उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली आप पे अटैक्स हो सकते हैं, वॉर्स होंगे, क्योंकि सबको अपना जो क्या कहते हैं रूल का एक्सपेंशन करना था, ठीक है। एक और फिर इकोनॉमिक स्ट्रेस भी हो गया और फॉरेन इन्वेजन भी वहाँ से चालू होने लगे, ग्रीक्स भी आ गए और शुंगास वगैरह भी आने लगे थे, ठीक है बच्चों। अब हम लोग शुंग और कान्व डायनेस्टी को देखते हैं, 185 से BC से लेकर 28 BC तक। बच्चों सबसे पहले शुंग डायनेस्टी को देखते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कौन किया था, पुष्यमित्र शुंगा। कौन किया था बच्चा पार्टी, पुष्यमित्र शुंगा, ठीक। मौर्यस को हटा के यही आए थे, ठीक। इन्होंने वापस से वैदिक कल्चर को लेकर आए थे, हिंदू ट्रेडिशन को लेकर आए थे और संस्कृति लिटरेचर को लेकर आए थे, ठीक। इन्होंने जितने भी बुद्ध थे उसको पैटर्नाइज किया था बहरूत में और सांची में, ठीक। फिर बच्चों को बच्चा पार्टी कौन सा था, कान्व डायनेस्टी, 75 से 28 BCE तक, ठीक है बच्चों। रिप्लेस द शुंगास, रूल फॉर अ शॉर्ट पीरियड बिफोर द सतवानास टुक ओवर, ठीक। सतवानास और शुंगा और सतवानास के बीच में बच्चों कौन आए थे, ये आए थे हमारे कौन से, काण्वा, क्या नाम है, काण्वा डायनेस्टी, ठीक है बच्चों। अब सतवानास को हम लोग देख लेते हैं, ठीक। सतवानास का बच्चों 1st सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी BC तक रूल था, ठीक। रूल्ड ओवर डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में इनका रूल था, मॉडर्न महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये ठीक, ये जो जगह थी। कंट्रोल्ड इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स कनेक्टेड इंडिया विथ रोम एंड चाइना, ठीक। पैटर्नाइज बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, बिल्ट अमरावती स्तूपा, ठीक है। सांची स्तूपा तो उन्होंने बनवाया था, अमरावती स्तूपा बच्चों किसने बनवाया था, सतवाहना डायनेस्टी ने। किसने बनवाया था, सतवाहना डायनेस्टी ने, ठीक। इशूड कॉइन्स विद इंस्क्रिप्शन इन प्राकृत एंड संस्कृत, ठीक। प्राकृत और संस्कृत दो लैंग्वेजेस हैं, उनका इन्होंने यूज किया था, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब कुषाण एम्पायर को देखते हैं, ठीक। कुषाण एम्पायर के फाउंडर का आप लोग को नाम याद रखना बहुत जरूरी है, कुजुला कदफिसेस, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट रूरल थे, इनके कौन थे, कनिष्क। कनिष्क का आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, ठीक। इन्होंने क्या स्प्रेड किया था, महायान बुद्धिज्म को चाइना में किया था, सेंट्रल एशिया में किया था और पर्शिया में, ठीक। और गांधारा आर्ट थी एक, फ्यूजन ऑफ ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल इन स्कल्पचर, ठीक। जो गांधारा आर्ट है आपको बहुत फेमस एक आर्ट है, अगर आर्ट एंड कल्चर कभी आप लोग पढ़ोगे तो ये बहुत फेमस आर्ट मानी जाती है, ठीक। ये ग्रीक और इंडियन स्टाइल का मिक्सचर था स्कल्पचर्स बनाने का, ठीक। इस्टेब्लिश सिल्क रूट ट्रेड कनेक्शन, ठीक। सिल्क रूट ट्रेड को इन्होंने बढ़ाया था कुषाण एम्पायर ने, ठीक। आगे देखते हैं बच्चों, ये देखिए ये आपका कुषाण एम्पायर का एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है, ये आप लोग देख रहे होंगे। तो ये मॉडर्न डे जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया है, जो पंजाब वगैरह का बेल्ट है और उत्तर प्रदेश का बेल्ट है, वहाँ तक कवर किया है, ठीक। इन्होंने सबसे आपको याद रखना है जो गांधार आर्ट है उसको बहुत एक्सपेंड किया था। और गांधार आर्ट बच्चों क्या होती है, जो आपको ग्रीक और क्या कहते हैं इंडियन स्टाइल का स्कल्पचर बनाने में जो फ्यूजन होता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस डायनेस्टी से आपके बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, चाहे वो CUET हो या फिर CHS हो। बच्चों एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को आप लोग बस 3 अप्रोच से पढ़िए। पहले तो टाइमलाइन सब याद रख लीजिए, क्योंकि टाइमलाइन से क्वेश्चन आते हैं कि कौन किसके पहले आया था, कौन किसके बाद आया था। दूसरा बुद्धिज्म जैनिज्म, ठीक। तीसरा
गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर क्योंकि गुप्ता एम्पायर क्या था बच्चों, गोल्डन एज ऑफ इंडिया था। गोल्डन एज ऑफ इंडिया हम लोग क्यों कहते हैं कि गुप्ता एम्पायर के टाइम हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बहुत अच्छे थे, प्लस उसके बाद हमारे बहुत सारे कालिदास उस समय थे, ठीक, हमने क्या कहते हैं मैथमेटिक्स के आर्यभट्ट उस समय थे। तो गुप्ता एम्पायर इंडिया के हिस्ट्री का बेस्ट टाइम माना जाता है। गुप्ता एम्पायर के चलते बच्चों हम लोग सोन की चिड़िया यानी गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहलाते हैं, ठीक। गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन है बच्चा पार्टी, चंद्रगुप्त फर्स्ट। 319 सी में इनका फॉर्मेशन हुआ था। और इसके सबसे अच्छे रूलर में से कौन थे, एक तो आपको एक तो समुद्रगुप्त थे, ठीक, और दूसरे कौन थे, चंद्रगुप्त टू थे, जिन्होंने ही आपको क्या कहते हैं फॉरेन इन्वेडर्स शाकास को हराया था, ठीक। की अचीवमेंट्स क्या कर रही है बच्चों, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उस समय ये थे, उन्होंने ही क्या कहते हैं ये आपको क्या कहते हैं जीरो का कॉन्सेप्ट दिया था। और लिटरेचर में कालिदास थे, वो मेघदूता और अभिजन का लिखा था। ये बच्चों पहला प्ले आप जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि यूरोपियंस ने ये किया, हम लोगों ने गुप्ता एम्पायर के टाइम पे अपना पहला प्ले लिख दिया था। और इसी पीरियड में एक बहुत बड़े राइटर जन्म लिए, भरत मुनि। उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी नाट्य शास्त्र, जो आज इंडियन थिएटर का एक बाइबल माना जाता है। ये किसी को भी अगर थिएटर पे ड्रामेटिक्स में जाना होता है तो उस किताब से ये वो स्टार्ट करता है, ठीक है बच्चों, ठीक। ये आपके लिए गुप्ता एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फाउंडर और इसके अचीवमेंट्स में आपको याद रखना है। इसी दौरान आपको आर्यभट्ट ने जीरो वगैरह डेवलप किया था। और लिटरेचर में कालिदास ने उस समय इंडिया का पहला प्ले लिखा था मेघदूता और अभिजन शकुंतलम, ठीक। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब संस्कृत में लिखे गए थे, ठीक है बच्चा पार्टी। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुप्ता एम्पायर। आगे बढ़ते बच्चों, अब थोड़ा ये पल्लवाज और चालुक्य कुछ साउथ इंडियन के देख लेते हैं हम लोग, ठीक। पहले देखते बच्चों, वकटकस थे 3rd से 5th सेंचुरी के बीच में, नोन फॉर स्पॉन्सरिंग द अजंता केव्स, ठीक। अजंता केव्स को इन्होंने स्पॉन्सर किया था। फिर थे पल्लवास 4th to 9th सेंचुरी BC के बीच में, बिल्ट महाबलीपुरम रॉक कल्ट का टेम्पल्स, ठीक। स्प्रेड संस्कृत इंस्क्रिप्शन, इन्होंने संस्कृत इंस्क्रिप्शन को बहुत फैलाया था। फिर आया था चालुक्यास 6th to 12th सेंचुरी BC में CE में, डेवलप्ड बदामी केव टेम्पल्स, जो बदामी केव टेम्पल्स है इन्होंने किया था। फिर पेट्रनाइज कन्नड़ा एंड संस्कृत लिटरेचर, ठीक। मैंने बताया कि साउथ के तो ये क्या कहते हैं आपको कन्नड़ा और संस्कृत लिटरेचर को स्प्रेड किए, ठीक। फिर आता है चोला डायनेस्टी। ये सब डायनेस्टीज आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं सारी चीज़ें करा दे रहा हूँ आपको। चोला डायनेस्टी बच्चों 9 से 13 सेंचुरी BC के बीच में, ठीक। ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, राजा राजा चोला फर्स्ट और राजेंद्र चोला फर्स्ट, ठीक। की कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन से थे, स्ट्रॉन्ग नेवल पावर, एक्सपेंडेड टू श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक। बिल्ड बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक। फिर डेवलप्ड लोकल सिविल गवर्नेंस इन विलेजेस, ठीक। ये अब की एंशिएंट एम्पायर हटने लगे क्योंकि मिडेवल आ गया। तो सबसे पहले क्या, वीक रूलर्स आफ्टर पावरफुल किंग्स, फॉरेन इन्वेजन होने लगे थे ग्रीक्स के, हुन्स के, अरब्स के, तुर्क से, मेनली तुर्क थे, वो जब आने लगे थे तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का बच्चा पट्टी डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। फिर बहुत सारा इकोनॉमी डिक्लाइन भी होने लगा था और रीजनल किंगडम्स बढ़ने लगे थे, जैसे राजपूत हो गए, पंड्याज हो गए, ठीक। मेनली बच्चों आप देखे होंगे राजस्थान साइड में जो मेवाड़ का एरिया है वहाँ से राजपूत का राइज होने लगा था, नीचे मराठास का अपना राइज होने लगा था। तो जितने भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के किंगडम्स थे उनका डाउनफॉल उनका स्टार्ट हो गया था। बच्चों एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत बड़ी है, लाखों किताबें लिखी गई हैं। सबसे अच्छी किताब मैं मानता हूँ मनमोहन सिंह की एक बिटिया है उपेंद्र सिंह, उनकी एक बहुत अच्छी किताब है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, उसमें वो किताब 800 पन्नों की है। पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, वो सब मैंने करा दिए हैं इसमें। मिनिमम मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक, 1-2 भी आ सकते हैं। इस पीपीटी को आप दोबारा देख सकते हैं, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट छूट गया हो। नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। स्वागत है आपका महामना अकेडमी में। मेरा नाम है आजाद विमल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।